आज उत्तराखंड में हर जगह सिर्फ ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम ही लगा हुआ है। फिर चाहे वो चार धाम हो, नैनीताल हो, ऋषिकेश हो या फिर बात हो देहरादून की। इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों ने राहत पाने के लिए उत्तराखंड की ओर रुख किया, लेकिन यहाँ उन्हें सिर्फ ट्रैफिक जाम ही मिला। आज उत्तराखंड में आने वाले टूरिस्ट ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जो जाम से परेशान रहते हैं, तो दूसरी तरफ कई इलाके हैं जहां लोग गाड़ियों के इंतजार में घंटों गुजार देते हैं लेकिन गाड़ी नहीं दिखती। आप देहरादून से पहाड़ के सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि एक तरफ जहां देहरादून ऋषिकेश में लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इन पहाड़ी इलाकों में लोगों को 10 से 20 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए भी कई बार घंटों का इंतजार करना पड़ता है और कई बार घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल पाती। देहरादून और ऋषिकेश जैसे शहरों में बढ़ते ट्रैफिक की चिंता करने वाले पहाड़ों की चिंता नहीं करते दिखते। अक्सर पहाड़ों में ओवरक्राउडिंग और गाड़ियों के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की खबरें आती रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमजोरी की वजह से है। ये कैसे, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज जन सरोकार के इस एपिसोड में चर्चा उत्तराखंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। कैसे उत्तराखंड के कमजोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ यहाँ के बाशिंदों को उठानी पड़ती है। जानेंगे कि अगर आप देहरादून ऋषिकेश जैसे शहर में हर दिन ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं तो उसकी जड़ में भी उत्तराखंड सरकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आज तथ्यों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का असली सच। अगर आपका गांव सुदूर पहाड़ों में है तो एक बात तो आपको पता ही होगी कि चार धाम यात्रा सीजन और शादी के सीजन में गाड़ियां मिल पाना समंदर में किसी मोती को खोजने से कम नहीं है। पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मैक्स चलती हैं, जिन्हें कई लोग कमांडर और ट्रैकर भी कहते हैं। ये मैक्स यानी कमांडर शादी और चार धाम के सीजन में बुक्ड रहती हैं। ऐसे में अगर आप इस समय पहाड़ में अपने गांव जा रहे हैं तो ये लगभग तय है कि आपको 1 घंटे के सफर के लिए 3 से 4 घंटे तक गाड़ियों का इंतजार करना पड़ेगा और गाड़ी मिलने के बाद भी कई बार आपको डबल किराया देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाला कम पर ले जाने को तैयार नहीं और आपके पास दूसरी गाड़ी का कोई विकल्प भी मौजूद नहीं। सरकारी बसें तो इक्का दुक्का ही दिखती हैं और वो भी खचाखच भरी हुई। ये वो सिनारियो है जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी भाग में रहने वाले ज्यादातर लोग जूझते रहते हैं। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंडियों को लगा था कि अब पहाड़ों में भी रोडवेज की बसें दौड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारों का पूरा फोकस मैदानी इलाकों में रहा और यही वजह है कि आज भी मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा बसें चलाई जाती हैं। अब सवाल उठता है कि पहाड़ों में रोडवेज की बसें क्यों नहीं चलती हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको पहाड़ के सार्वजनिक परिवहन की मौजूदा स्थिति से अवगत करा देते हैं। पहाड़ों का सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार नहीं बल्कि निजी हाथों में है। यहाँ के परिवहन का सबसे बड़ा आधार मैक्स टैक्सियां हैं। छोटी दूरी हो या बड़ी, सबसे पहला विकल्प यही सामने आता है। 90 के दशक में शुरू हुई ये टैक्सियां आज पहाड़ की सड़कों की दमनियां बन चुकी हैं। फिर आती हैं बसें। ये बसें भी सरकारी नहीं हैं। इन बसों को गढ़वाल में जहां गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड यानी GMOU और टेहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी TGMOC संचालित करती हैं, वहीं कुमाऊं की बात करें तो यहाँ पर कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड केमू बसों का संचालन करती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये तीनों ही उपक्रम निजी कंपनियां हैं। आखिर में आती हैं रोडवेज की बसें, जो पहाड़ के कुछ ही इलाकों में इक्का दुक्का चलती दिख जाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डोर निजी हाथों में होने का नुकसान यहाँ के आम लोगों को उठाना पड़ता रहता है। सबसे पहले शादियों के सीजन में मैक्स और बसें सभी बुक्ड रहती हैं। कुछ इसी तरह चार धाम यात्रा के दौरान भी होता है। इस दौरान आम पहाड़ी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है तो गाड़ियां मिलना पहाड़ सी चुनौती बन जाती हैं। फिर भी अगर एक आध गाड़ी मिल भी जाती है तो वो मनमाना किराया वसूलते हैं और लोगों को मजबूरन देना भी पड़ता है। पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में सुगम परिवहन को लेकर सरकारें कितनी चिंतित हैं, वो इस उदाहरण से समझिए।
साल 2009 में गढ़वाल मंडल के दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में बसें संचालित करने का फैसला रोडवेज ने लिया। इसके लिए परिवहन विभाग से 99 परमिट लिए गए। इसमें 15 परमिट जौनसार क्षेत्र के लिए मांगे गए थे, जबकि बाकी दूरस्थ क्षेत्रों के लिए थे। रोडवेज ने जौनसार में पहले चरण में 2 बसें संचालित भी की, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने विरोध शुरू करा दिया। वजह यह थी कि जनप्रतिनिधियों के अपने निजी वाहन इन मार्गों पर दौड़ रहे थे। इसके चलते रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया। यही रुकावट अन्य दूरस्थ इलाकों में भी आने लगी। बाद में रोडवेज ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई और 5 साल बाद 2014 में ये 99 परमिट की वैधता ही खत्म हो गई। 2016 में रोडवेज ने 483 नई बसें खरीदी भी थी। दावा किया गया था कि ये पर्वतीय मार्गों पर चलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2019 में फिर रोडवेज ने 480 बसें खरीदी, लेकिन पर्वतीय इलाकों में स्थिति नहीं बदली। रोडवेज के अधिकारी परमिट का नवीनीकरण कर बसें चला सकते थे, लेकिन इसकी जहमत किसी ने नहीं उठाई। अब अमर उजाला की ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट बताती है कि कुमाऊं में केमू के बेड़े में राज्य बनने से पहले 550 बसें थीं। अब ये बसें घटकर 350 रह गई हैं। बागेश्वर में राज्य गठन के समय रोडवेज की 7 बसें चलती थी। 23 साल बाद यहाँ पर 14 ही रोडवेज बसें चल पा रही हैं, यानी कि हर 3 साल में यहाँ एक बस बढ़ाई गई है। ये सितंबर 2023 की खबर है। इसके मुताबिक पर्वतीय जिलों के करीब 40% मार्गों पर परिवहन निगम की बस सेवा बंद हो चुकी है। पहाड़ों में जो बसें चलाई जाती हैं, ये ज्यादातर लंबी दूरी की होती हैं, यानी कि देहरादून से घनसाली या ऋषिकेश से चमियाला, और यही बात कुमाऊं के लिए भी लागू होती है। लेकिन अगर मुझे चमियाला से घनसाली जाना है या फिर अपने 10-15 किलोमीटर दूर मार्केट से अपने गांव जाना है, तो मेरे पास मैक्स के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। पहाड़ी भाग में ज्यादातर छोटी दूरी के लिए रोडवेज की तरफ से किसी तरह का बस संचालन किया ही नहीं जाता है। इससे कई बार निजी वाहनों और टैक्सियों को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर पहाड़ों में रोडवेज की बसें कम या ना के बराबर क्यों चलती हैं? और जवाब है पैसा। दरअसल हर रूट पर बसें चलाने के लिए आने वाले खर्च का आकलन किया जाता है। ऐसे में अगर असेसमेंट में यानी आकलन में नुकसान सामने आता है, तो उन रूट्स पर बसों का संचालन या तो रोक दिया जाता है या फिर उन पर बसें चलाई ही नहीं जाती। रोडवेज का यही फॉर्मूला केमू और दूसरी कंपनियां भी अपनाती हैं। परिवहन निगम की जो बसें पर्वतीय मार्गों पर संचालित होती हैं, वो लगातार घाटे में चलती हैं, लेकिन इस घाटे को कम करने के तरीके खोजने की बजाय बसों का संचालन ही कम या बंद कर दिया जाता है। और ये बात हम कर रहे हैं एक पहाड़ी राज्य की। भले ही उत्तराखंड के दोनों मंडल यानी गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास में कई मोटर कंपनियां खुल चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज पहाड़ी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कमजोर नजर आता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है। खैर ये स्टडी पौड़ी गढ़वाल पर आधारित थी, इसलिए पौड़ी गढ़वाल की बात हो रही है, लेकिन स्थिति कमोबेश सब जगह यही है। पहाड़ी इलाकों में बस और मिनी बस काफी कम चलती हैं। इनके मुताबिक इस क्षेत्र में ट्रैकर यानी मैक्स काफी मात्रा में चलते हैं। खैर अब ट्रैकर का चलना ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस और मिनी बस की खस्ता हालत लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी बन जाती है। पहाड़ों में रोडवेज की बसों की बहुतायत न होने की वजह से ओवरक्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है। अक्सर जब यात्रियों को घंटों के इंतजार के बाद एक मैक्स या बस मिलती है, तो न सवारी और न ही बस वाला ओवरक्राउडिंग करने से गुरेज करता है। बस वाले को मुनाफा दिखता है और सवारी को बड़ी मुश्किल से मिली बस या मैक्स के छूट जाने की चिंता होती है। पहाड़ों में कई एक्सीडेंट ओवरक्राउडेड बसों या मैक्स की वजह से होते हैं। परिवहन विभाग इन पर जुर्माना तो लगाता है, लेकिन इनका समाधान कभी नहीं खोजा जाता। इतिहास में भले ही उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए कई कंपनियां खुली हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। 2000 में यूपी से अलग होने के बाद 2003 में दोनों के बीच संपत्तियों का बंटवारा हुआ, तो तब उत्तराखंड के हिस्से में 957 बसें आई थी, लेकिन इनमें से कई बसें पुरानी थी। खराब
खराब बसें और खराब सड़कों की हालत ने उत्तराखंड रोडवेज को करीब 20 साल घाटे में रखा। हालांकि इसी साल जनवरी में करीब 56 करोड़ के मुनाफे में उत्तराखंड रोडवेज आई है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक उत्तराखंड के पास 1350 बसें हैं। रोडवेज का नुकसान में रहने और उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लगातार हालत खराब होने के पीछे का एक कारण प्राइवेट कंपनियों और टैक्सियों का मजबूत होना भी रहा है। उदाहरण के तौर पर देहरादून को ही देख लीजिए। देहरादून मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट में किए गए सर्वे में यह सामने आया है कि 2016 से 2017 के बीच देहरादून में 20% ज्यादा गाड़ियां खरीदी गईं और इतनी गाड़ियां खरीदे जाने के पीछे वजह बना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस ड्राफ्ट के मुताबिक लोगों को फास्ट और सेफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी भी लोगों को प्राइवेट गाड़ी खरीदने को मजबूर कर रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून शहर के ट्रांसपोर्ट में 95% 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं। इससे आप देहरादून के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ एक वक्त पर काफी नीली रंग की ये मिनी बसें चला करती थीं, लेकिन आज ज्यादातर जगहों से ये गायब हो गई हैं। देहरादून मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमजोर व्यवस्था के कारण ही शहर में प्राइवेट गाड़ियां बढ़ रही हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें लोग रोडवेज की बसों से सफर करना तो चाहते हैं, लेकिन ये सुविधा बड़े स्तर पर मिलती नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें भी फिलहाल सेलेक्टेड रूट्स पर चलती हैं। रोडवेज की बसों की कमी की वजह से कई लोग ना चाहकर भी अपने लिए स्कूटी और वाहन खरीदना ज्यादा मुफीद समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्हें आसानी से नहीं मिलने वाला। यही वजह है कि 1 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तराखंड में करीब 23 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा देहरादून, फिर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और फिर हल्द्वानी आता है। देहरादून मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे मेट्रो नियो के जरिए शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अगर आप इस ड्राफ्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी की मार सिर्फ पहाड़ियों को झेलनी पड़ती है। 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों के लिए भी कोई सुविधा होती नहीं दिखती। 4 धाम के लिए भी यूटीसी बस से ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन मौजूद हैं। ये यूटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऋषिकेश से बद्रीनाथ और ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए आपको बसें मिलेंगी और इनकी भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। मतलब 4 धाम के लिए भी अगर किसी को उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना हो तो वो भी नहीं हो सकता। यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए तो कोई बस ही उपलब्ध नहीं है। कम से कम उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में तो यही देखने को मिलता है। कागजों में तो पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए कई प्लान बन रहे हैं, लेकिन जो रोडवेज कुछ बसों का संचालन यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, क्या वो रोपवे और इस तरह की दूसरी महत्वाकांक्षी योजनाओं को चला पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। राज्य सरकार को उत्तराखंड के अंदर यानी इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की काफी ज्यादा जरूरत है। सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पहाड़ों में भी। 24 साल के उत्तराखंड में पहाड़ों में ट्रांसपोर्ट कभी चुनावी मुद्दा भी नहीं बनता और यही वजह है कि इस मोर्चे पर कुछ होता भी नहीं दिखता, क्योंकि ये सरकारें चुनावी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जरूरतों पर नहीं। लेकिन इसके बावजूद सरकार को चाहिए कि वो इस मोर्चे पर कुछ अहम कदम उठाए। जैसे देहरादून में स्मार्ट बस चल रही हैं, वैसे ही ई बसें बाकी जगहों में भी चलाने की जरूरत है। एक अच्छी व्यवस्था ही ट्रैफिक जाम और घंटों तक बसों के इंतजार को खत्म कर सकती है। आए दिन पहाड़ों के लिए नई बसें खरीदने, उन्हें चलाने के प्लान पर बात तो होती है, लेकिन पहाड़ों में मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ठोस रणनीति कब बनेगी ये पता नहीं। खैर फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको समझ आएगा कि उत्तराखंड को कैसे सरकारों ने कमजोर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही हमें जरूर बताएं कि आपके इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है। पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उत्तराखंड के ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। धन्यवाद।